हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपके पास पहुंच सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सैम गुड बडी। और मैं हूं सैम, आपका अपना दोस्त। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईएएस वर्कर के बारे में। इस वीडियो में हम आईएएस वर्कर क्या है ये पढ़ेंगे, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, आईएएस वर्कर का ढलान, आईएएस वर्कर में किसका हो, इन चारों पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कह देना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझाना चाहता हूँ मैं, जिसमें पहला है, जब ब्याज की दर बढ़ती है तब निवेश में कमी होती है, और जब ब्याज की दर घटती है तब निवेश में वृद्धि होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जीडीपी का स्तर मुद्रा की मांग के जरिए ब्याज की दर को प्रभावित करता है, यानी जीडीपी का स्तर बढ़ेगा तब मुद्रा की मांग बढ़ेगी, इससे ब्याज की दर में वृद्धि होगी। जीडीपी का स्तर घटेगा, मुद्रा की मांग में कमी होगी, ब्याज की दर में कमी होगी। एक अन्य कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों, परंपरावादी विचारधारा की ब्याज की दर की घटना एक वास्तविक घटना है, एक वास्तविक घटना है जिसे बचत तथा निवेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह केन्स की विचारधारा की यह एक मौद्रिक घटना है, इसका निर्धारण मुद्रा की मांग व पूर्ति द्वारा, यानी एल मुद्रा की मांग व एम यानी मुद्रा की पूर्ति द्वारा किया जाता है, जिसे एल एम वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। एल एम वक्र की चर्चा मैं अपने दूसरे वीडियो में करूँगा। यहाँ मैं आपको आईएएस वक्र बता रहा हूँ। परंपरावादी व ये जो परंपरावादी की विचारधारा है, वो केन्स की जो ये संबंध सिद्धांत है इन दोनों के, इसको चैलेंज दिया है जे आर हिक्स तथा हैक्सन्स ने हैंसन जे आर हिक्स तथा हैंसन ने आईएसएलएम विश्लेषण द्वारा अपने विचार रखकर चुनौती दी, यानी इन दोनों विद्वानों ने आईएस और एलएम को, दोनों वक्रों को, दोनों ही सिद्धांतों को एक साथ रखकर केन्स को व परंपरावादी विचारकों को चुनौती दी है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है आईएस वक्र की व्युत्पत्ति। आईएस वक्र की व्युत्पत्ति के 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला है इसमें पहला मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। पहला स्टेप है आईएस वक्र की व्युत्पत्ति के 3 स्टेप में निवेश तथा ब्याज की दर के बीच संबंध। दोस्तों, निवेश व ब्याज की दर के बीच संबंध नेगेटिव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। निवेश व ब्याज की दर विपरीत संबंध होता है। ब्याज की ऊंची दर पर निवेश कम व ब्याज की नीची दर पर निवेश अधिक होता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ इस चित्र में यहाँ ब्याज की दर दिखाई गई है और यहाँ निवेश व्यय दिखाया गया है। जैसे ही ब्याज की दर OR2 है तब निवेश Y हैगा, व OR जैसे ही ब्याज की दर में कमी OR1 आती है, यानी ब्याज की दर ए से बी की तरफ सरकती है, तब निवेश में ए से बी की तरफ वृद्धि होती है। इसी के साथ जैसे ही ब्याज की दर में OR2 की वृद्धि होती है तब निवेश में ए से बी की तरफ कमी होती है, जो कि OI और IO के गैप द्वारा दर्शाया गया है। आपको इस चित्र का विश्लेषण अपने एग्जाम में करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही आपको लिखना होगा कि जब ब्याज की दर OR है तब निवेश OI हैगा, और जैसे ही ब्याज की दर में OR1 की कमी आती है तब निवेश में A से B तक की वृद्धि होती है और निवेश OI से OI0 तक बढ़ता है। इसी के साथ जब ब्याज की दर OR2 हो जाती है तब ब्याज की दर में वृद्धि के कारण निवेश में B से A की तरफ कमी आती है, वह निवेश OI0 से OI हो जाता है। सीधा चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर, जो है निवेश वक्र में किसका हो। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वक्र में किसका हो तब होता है जब सरकार द्वारा स्वायत्त निवेश में वृद्धि की जाती है। स्वायत्त निवेश में
वृद्धि से IS इन्वेस्टमेंट वक्र दाईं ओर से रखता है और स्वायत्त निवेश में कमी से निवेश वक्र बाईं ओर से रखता है। यहाँ पर ब्याज की दर आप स्थिर भी समझ सकते हैं। सपोज ब्याज की दर यहाँ है तो स्वायत्त निवेश में वृद्धि करने से ये यहाँ पहुँच जाएगा और निवेश में वृद्धि हो जाएगी, और स्वायत्त निवेश में कमी करने से यहाँ पहुँचेगा, इससे निवेश वक्र में इस तरफ खिसकाव होगा। चलो दोस्तों, अब इसका दूसरा पॉइंट है हमारा कि जब ब्याज की दर में परिवर्तन होता है तब कैसे निवेश कुल व्यय तथा GDP को प्रभावित करता है। यानी इसमें हम बात कर रहे थे IS वक्र की उत्पत्ति के स्टेप्स की, तो इसमें दूसरा स्टेप्स हमारा यही हैगा दोस्तों। जब जब ब्याज की दर स्थिर रहे तब आय में परिवर्तन कुल व्यय व GDP में परिवर्तन का कारण बन सकता है। चित्र में ब्याज में परिवर्तन निवेश को प्रभावित करता है व GDP तथा कुल व्यय को भी प्रभावित करता है। इस स्थिति को हम चित्र द्वारा समझेंगे कि कैसे ब्याज की दर में परिवर्तन निवेश को प्रभावित करता है और निवेश जो प्रभावित होता है वह किस प्रकार से GDP व कुल व्यय को प्रभावित करता है। इसे इन दो चित्रों द्वारा समझा जा सकता है दोस्तों, जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्याज की दर में परिवर्तन जब होता है तब कैसे निवेश कुल व्यय व GDP को प्रभावित करता है। तो यहाँ प्रारंभिक संतुलन बिंदु E है जहाँ इन्वेस्टमेंट I है, S=I बराबर है। वहीं इस स्थिति को भाग ए में ई बिंदु पर दर्शाया गया है जहाँ कुल व्यय AE है व GDP स्तर Y है। जैसे ही निवेश में वृद्धि होती है, जैसे ही ब्याज दर में कमी आती है निवेश में वृद्धि होती है, साथ ही निवेश में वृद्धि के होते ही कुल व्यय वक्र AE से AE1 तक खिसकता है, जिससे GDP प्रभावित होती है। यानी यहाँ आप इजीली समझ सकते हैं कि निवेश में परिवर्तन कुल व्यय में परिवर्तन है, साथ ही GDP में भी परिवर्तन है। इसी के साथ निवेश अधिक होने पर, GDP में वृद्धि होने पर मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, तब ब्याज की दर में वृद्धि होती है और ब्याज की दर में वृद्धि के कारण निवेश में कमी आती है, जिससे निवेश वक्र I1 से I2 की तरफ खिसकता है और निवेश में कमी होने से कुल व्यय AE1 से AE2 की तरफ खिसकता है, जिससे संतुलन बिंदु में परिवर्तन आता है। साथ ही GDP में भी कमी आती है, GDP Y1 से Y2 की तरफ खिसकती है। इस प्रकार निवेश में कमी होने से कुल व्यय में कमी व GDP में कमी होती है व निवेश में वृद्धि होने से कुल व्यय में व GDP में वृद्धि होती है। इस प्रकार अतः ब्याज की ऊंची दर निवेश को कम करती है व ब्याज में परिवर्तन निवेश में परिवर्तन द्वारा GDP को प्रभावित करता है। हम चलते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है एक और GDP व ब्याज की दर के विभिन्न संयोग व दूसरी ओर I तथा S के बीच समानता IS वक्र आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। एक मिनट, हाँ ये रहा जी। तो देखिए आप तीसरा पॉइंट, यहाँ हम बात करें तो ब्याज की दर यानी R के प्रत्येक स्तर पर GDP का संतुलित स्तर होता है, जो बचत तथा निवेश के बीच समानता को दर्शाता है। यहाँ आप इस चित्र को देखिए, ब्याज की दर के प्रत्येक स्तर के अनुरूप GDP का अपना एक स्तर होता है। GDP ब्याज की दर कम है तब GDP अधिक व ब्याज की दर अधिक GDP कम, तो यहाँ स्तर होता है। तथा S तथा I के बीच समानता होती है, जिसे IS वक्र कहते हैं। ब्याज के उच्च स्तर पर कम GDP व S तथा I के बीच समानता है, ब्याज के कम स्तर पर अधिक GDP व S तथा I के बीच समानता है। दोस्तों, यहाँ चित्र भी एक IS वक्र है जिसकी व्युत्पत्ति चित्र A द्वारा की गई है। चित्र A द्वारा की गई है। दोस्तों, IS वक्र वास्तविक GDP एवं ब्याज दर के उस संयोग को दर्शाता है जहां अर्थव्यवस्था का कुल व्यय व उत्पादन स्तर बराबर होता है। यानी कि कुल व्यय AE2 है तो उत्पादन स्तर कम है, कुल व्यय में वृद्धि होती है तो उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है। इसे IS वक्र दर्शाता है। दोस्तों, भाग बी में OR पर संतुलन GDP OY हैगा, जिसे A बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। जैसे ही ब्याज की दर में OR2 की वृद्धि होती है, वैसे ही कुल व्यय AE से AE2 तक खिसकता है और
जीडीपी में OI2 की कमी आती है जिसे सी बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। इसके अलावा जैसे ही ब्याज की दर में OR से OR1 की कमी आती है, OR से OR1 की कमी आती है, तब जीडीपी में OY से OY2 तक की वृद्धि होती है, जिससे इसी के साथ साथ कुल व्यय में भी AE से AE1 की वृद्धि होती है, जिसे बी बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। इन तीनों बिंदुओं को मिला देने से हमें IS वक्र प्राप्त होता है। इसे यदि लिखने की बात कर रहे हैं तो आप पेपर में एग्ज़ाम में अपने इसे इस तरह से वर्णन करके डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्शन के ही मार्क्स मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है भाग बी में OR ब्याज की संतुलन वास्तविक जीडीपी व OR ब्याज की दर व वास्तविक जीडीपी OY है, जिसका भाग ए में यही रेखा समग्र उत्पाद द्वारा निर्धारण किया गया है, यानी यही द्वारा निर्धारण किया गया है। भाग बी में OR संतुलन को ए बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं OI संतुलन को ए बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। जैसे ही इसके अलावा भाग बी में बिंदु बी पर OY1 वास्तविक जीडीपी व OR1 ब्याज दर कम ब्याज दर को दर्शाया गया है, और इसी के साथ सी बिंदु पर OR2 ब्याज की दर व OY2 जीडीपी स्तर दर्शाया गया है। अतः इन तीनों बिंदु को मिला देने पर हमें ABC जोड़ने पर हमें IS वक्र मिलता है। IS वक्र पर स्थित कोई भी बिंदु वस्तु बाजार में संतुलन दर्शाती है, यानी IS वक्र पे हम कहीं पर भी कोई भी बिंदु लें, यह वस्तु बाजार में संतुलन को दर्शाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो IS वक्र के आसपास कोई भी बिंदु M तथा N IS वक्र में असंतुलन को दर्शाती है। चित्र बी में यह IS वक्र के दाईं ओर है, यानी M बिंदु की बात करें तो यह चित्र में दाईं ओर है, और यह इस बिंदु से ज्ञात होता है कि चित्र भाग ए में AE तथा Y के बीच असंतुलन है, यानी यदि हम इस बिंदु को ऊपर ले जाएंगे तब AE तथा Y के बीच में असंतुलन होगा। ये Y जा रहा है हमारा, और यहाँ ये AE रेखा यदि हम यहाँ से निकालेंगे तब Y का कट यहाँ लगेगा, मतलब Y का जो संतुलन बिंदु है वह यहाँ आएगा, ना कि यहाँ, तो यहाँ असंतुलन को दर्शाता है। इसके अलावा IS वक्र से बाईं ओर कोई बिंदु N जीडीपी व ब्याज दर के उस संयोग को प्रकट करती है जहाँ कुल व्यय कुल उत्पाद से अधिक हो जाता है तथा निवेश व बचत से अधिक होती है, यानी AE बड़ा होता है Y से, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है सेविंग्स की तुलना में। दोस्तों इसी के साथ IS वक्र का यह कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब हम बात करते हैं IS वक्र के ढलान के संदर्भ में। दोस्तों IS वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, जिसका अर्थ है ऊंची ब्याज दर पर कम निवेश व कम नीची ब्याज दर पर ज़्यादा निवेश जीडीपी को कम व जीडीपी में कमी व वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें IS वक्र के ढलान की, तो IS वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, जिसका अर्थ है ऊंची ब्याज दर कम निवेश व्यय के कारण वास्तविक जीडीपी को कम करता है, वह कम ब्याज की दर अधिक निवेश के कारण वास्तविक जीडीपी में वृद्धि लाता है। यदि ब्याज की दर में परिवर्तन से निवेश ज़्यादा संवेदनशील है तो IS वक्र चपटा होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो IS वक्र चपटा IS वक्र है। यदि ब्याज की दर में परिवर्तन से निवेश ज़्यादा संवेदनशील है तो IS वक्र चपटा होगा, वह ब्याज की दर में परिवर्तन से निवेश कम संवेदनशील है तो IS वक्र गहरा होगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये गहरा IS वक्र है। जो IS2 है, यहाँ वास्तविक आय दर्शाई गई है और यहाँ ब्याज की दर दर्शाया गया है। इसके अलावा गुणक का मूल्य भी IS वक्र के गहरा व चपटे होने का निर्धारण करता है। गुणक का मूल्य अधिक होने पर निवेश में परिवर्तन के कारण AE की संवेदनशीलता अधिक होगी, जिससे AE वक्र चपटा होता है व IS वक्र भी चपटा होगा। उसी प्रकार से गुणक का मूल्य कम होने पर AE वक्र गहरा होता है, जिसके कारण IS वक्र भी गहरा होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं IS वक्र में खिसकाव की। तो IS वक्र में खिसकाव कुल व्यय के किसी स्वायत्त घटक में परिवर्तन के कारण होता है। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में यह स्वायत्त उपभोग व्यय व स्वायत्त निवेश व्यय में परिवर्तन के कारण होता है। स्वायत्त निवेश व्यय में वृद्धि से IS वक्र दाईं ओर खिसकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वहाँ स्वायत्त निवेश व्यय में कमी से IS वक्र बाईं ओर खिसकता है। चलिए दोस्तों इसे चित्र द्वारा समझते हैं। चित्र भाग बी में IS वक्र में खिसकाव, जैसे ही IS वक्र IS1 तक खिसकता है और IS2 की ओर खिसकाव दर्शाया गया है।
सरकार द्वारा किया गया स्वायत्त निवेश बाह्यजन्य व्यय एई को भाग ए में, यानी सरकारी द्वारा जो बाहरी व्यय निवेश किया जाता है उसे एई द्वारा दर्शाया गया है। और यहाँ वास्तविक जीडीपी है, यहाँ ब्याज की दर और यहाँ जीडीपी स्तर दर्शाया गया है। स्वायत्त व्यय में कमी होने से एई वक्र जैसे प्रारंभिक संतुलन बिंदु यहाँ ई दर्शाया गया है और यहाँ ए बिंदु पर जैसे ही सरकार द्वारा कुल व्यय में कमी की जाती है, वृद्धि की जाती है एई से एई1, वैसे ही निर्धारित स्थिर ब्याज दर पर जो हमारा IS वक्र है वह IS1 तक खिसकता है। साथ ही जीडीपी स्तर में OY से OY2 की वृद्धि होती है। इसी के साथ जैसे ही सरकार द्वारा बाहरी व्यय में कमी की जाती है AE2, वैसे ही IS वक्र बाईं ओर खिसकता है और जीडीपी में OY1 की कमी आती है। इस प्रकार AE वक्र में परिवर्तन IS वक्र में परिवर्तन है, यानी कुल व्यय में परिवर्तन ही IS वक्र में परिवर्तन है। कुल व्यय में ऊपर अप डाउन हो कम ज़्यादा होगा तब IS वक्र में खिसकाव होगा। इसी के साथ दोस्तों IS वक्र की यह वीडियो पूरी होती है और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।